स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट टाइम हमने किया था एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, उसमें कुछ छोटी छोटी बातों पे हमने एंड की थी। एक हमने बात की थी कि दो तरह के एनर्जी बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, और बीच में जो उनके गैप है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब क्या है? वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। मतलब क्या होता है ओवरऑल चीजों का कि अगर हम बात करें कि वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड स्टेट में है। बाउंड स्टेट में है मतलब वो बॉन्ड के अंदर है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, इट मींस वो फ्री स्टेट का इलेक्ट्रॉन है। फ्री स्टेट का इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि उसमें मूवमेंट हो सकती है, तो वो कंडक्शन बैंड में है। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है क्या? बैंड गैप। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इन द बाउंड स्टेट, इट ब्रेक्स द बॉन्ड एंड बिकम्स फ्री। सो बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, फ्री स्टेट में चला जाता है। सो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एनर्जी गेन करके कहां कूदी मारता है? कंडक्शन बैंड में। जो बीच में है गैप, उसको हम क्या नाम देते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये सबको ध्यान है बात? श्योर। अब इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन कंडक्शन बैंड, होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? होल। कंडक्शन बैंड में कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आज का शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे आज के। इसका नाम है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। रजिस्टर खोलिए, लिखिए साथ साथ। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? स्टेटमेंट लिखिए, इट इज द प्योर फॉर्म of semiconductor with no impurity atoms added to it। बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। जितना अभी तक आपने पढ़ा वो हमने सिर्फ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा। सो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इंप्योरिटी आप ऐड नहीं करते, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे कि आप सिलिकॉन की चेन्स बना देते हो, ये सिलिकॉन है, वन सिलिकॉन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर सिलिकॉन एटम्स बिकॉज इट्स अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड। सो ये जो चेन्स बन जाती हैं, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या, कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें आपने कोई इंप्योरिटी नहीं डाली, कोई पंगा नहीं लिया। इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा वो वही है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम या बैंड डायग्राम या एनर्जी बैंड डायग्राम वो यही बनेगा, 0 EV/EC इंफिनिटी। इसमें जो बैंड गैप होगा इट इज अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अभी तक आपने पढ़ा। इसमें तो कोई शक नहीं। नीचे वाले बैंड को आप क्या नाम देते थे? वैलेंस बैंड। ऊपर वाले बैंड को क्या नाम देते थे? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। इसमें बैंड गैप कितना होता था? अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा सिलिकॉन में कितना बताया था? 1.12। जर्मेनियम में कितना था? 0.87। अब इसमें क्या होता था, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इसमें क्या होता था, जब आप एनर्जी देते थे इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड स्टेट में, वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां जाते थे? कंडक्शन बैंड में।
कंडक्शन बैंड में जब वो पहुंचते थे तो वैलेंस बैंड में पीछे क्या छोड़ते थे? होल्स। तो इसमें हम बोलते हैं पहला पॉइंट, नंबर डेंसिटी of electrons is equal to number density of holes। तो Ne जो होगा वो NH के क्या होगा? इक्वल। नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की किसके बराबर होगी? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के। ऑब्वियस बात है, अगर वैलेंस बैंड से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंडक्शन बैंड में गए तो पीछे कितने होल छोड़ेंगे? 5 होल छोड़ेंगे। तो इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के बराबर होती है, और इसको हम लेते हैं Ni। Ni जो आपको दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। Ne और NH इसमें दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। Ne और NH दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? ये बात क्लियर। 10 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के कहां गए? कंडक्शन बैंड में। तो पीछे वो क्या छोड़ेंगे? 10 होल। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, उतनी ही नंबर डेंसिटी किसकी बनेगी? होल्स की। Ne और NH दोनों बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे? Ni के बराबर होंगे। सो इससे एक लॉ निकलता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लिखना नहीं बेटा, पहले समझ लो, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। अभी ये आपको बड़ी ऑब्वियस बात लग रही होगी, क्योंकि Ne NH दोनों बराबर हैं Ni के, तो Ne इंटू NH Ni स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। ये अभी बड़ी ऑब्वियस बात लगेगी, आगे नहीं लगेगी, आगे नहीं लगेगी। बट ये लॉ हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप इंप्योरिटी भी डाल दो, ये लॉ वैलिड रहेगा। कैसे रहेगा अभी आगे बताऊंगा, क्यों रहेगा, इसका प्रूफ क्या है वो कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे। अभी ये बात समझ में आ गई। सो क्या बोला? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई इंप्योरिटी ऐड आपने नहीं की होती। दूसरा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर डेंसिटी, उतने ही होल्स की नंबर डेंसिटी होगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उतने ही होल्स वो पीछे छोड़ेंगे। Ne और NH दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर। और इनको हम किसके इक्वल लेते हैं? Ni के, जिसका नाम क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो Ne NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर है? इसमें हम टर्म डिफाइन करते हैं। अगला, अब ये खत्म हो गया इंट्रिंसिक। डोपिंग एक टर्म डिफाइन करते हैं। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज ऐड करते हो। डोपिंग का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में आपने इंप्योरिटी मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिए। सो डोपिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to pure semiconductor। प्योर सेमीकंडक्टर में आप इंप्योरिटीज ऐड करते हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या प्रोसेस को बोलते हैं? डोपिंग। जनरली हम दो तरह की डोपिंग करते हैं। इफ वी ऐड elements of 5th और 15th ग्रुप, केमिस्ट्री में होते हैं ना 5th और 15th ग्रुप एलिमेंट्स, मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 5। 5th या 15th ग्रुप एलिमेंट्स अगर हम ऐड कर देते हैं, डोप कर देते हैं, देन द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर
रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम 5th या 15th ग्रुप के एलिमेंट्स जोड़ते हैं तो जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं, 5th ग्रुप जोड़ा था, सॉरी 5th ग्रुप जोड़ा, तो इसको हम बोलते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दोबारा मैंने क्या बोला, अगर हम 5th या 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो उस जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बोलेगा उसको हम क्या नाम देंगे, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा, अगर हम 3rd या 13th ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करते हैं, इफ वी ऐड एलिमेंट्स ऑफ 3rd और 13th ग्रुप, 3rd ग्रुप एलिमेंट्स डालो या 13th ग्रुप एलिमेंट्स डालो, देन द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर is called p-type extrinsic semiconductors। ठीक है, तो डोपिंग से आप ये दो चीज बना सकते हो। तो बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक वो होगा जिसमें आप डोपिंग कर देते हो। इंट्रिंसिक कौन है, जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक कौन है, जिसमें आप डोपिंग करके जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम क्या बोलते हो, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक दो तरह के होंगे, एक होगा पी टाइप, दूसरा होगा एन टाइप। 3rd या 13th ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग करोगे तो बनेगा पी टाइप, 5th या 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की डोपिंग करोगे तो क्या बनेगा, एन टाइप। ये बात समझ में आती है, यहां तक सबको समझ में आया। अब डोपिंग करते कैसे हैं, डोपिंग ऐसा है कि आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन में आपने 5th ग्रुप एलिमेंट डाला, दोनों को फेंट दिया, ऐसा नहीं होता। डोपिंग जब भी आपको करनी होती है, सबसे पहला इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये होता है कि आप सबसे पहले प्योर सिलिकॉन को मोल्टन फॉर्म में लाते हो। प्योर सिलिकॉन को या प्योर जर्मेनियम को मोल्टन फॉर्म में लाते हो। आपने सपोज 5th ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग करनी है तो 5th ग्रुप एलिमेंट वो भी आपने मोल्टन फॉर्म में ले लिया, मोल्टन फॉर्म, इसको इसके अंदर डाल दिया। अंदर डाल के आपने सॉलिडिफाई किया, पहले अच्छे से मिक्स करके सॉलिडिफाई किया। जब सॉलिडिफाई करोगे तो होगा क्या, कुछ क्रिस्टल फॉर्म होगा और कुछ जगह पे, जैसे सपोज हमने एल्यूमिनियम डाल दिया तो कुछ जगह पे एल्यूमिनियम आ जाएगा सिलिकॉन की जगह। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, हाँ थर्ड और 13 दोनों डाल सकते हो। अच्छा मैंने 5th ग्रुप लिख दिया, कोई बात नहीं, आर्सेनिक डाल लो। आर्सेनिक 5th ग्रुप है ना, आर्सेनिक 5th है ना, बताओ आर्सेनिक है इंडिया में कौन सा होता है 5th ग्रुप, इतनी केमिस्ट्री तो आती होगी यार, आर्सेनिक 5th होता है ना। सो आर्सेनिक 5th ग्रुप एलिमेंट है, तो 5th ग्रुप डालोगे तो क्या होगा, आर्सेनिक डल जाएगा बीच में, 5 ये 4 बॉन्ड बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होगा। अगर आप 3rd ग्रुप एलिमेंट डालते हो, ये तो 5th ग्रुप डाला, 3rd ग्रुप डालोगे तो कैसा बनेगा, कोई भी 3rd ग्रुप एलिमेंट डाल दो, जैसे आपने एल्यूमिनियम डाल दिया तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 नहीं 4 तो नहीं बनाएगा ना, अब वो क्या बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो उसके पास एक वैकेंसी ऑलरेडी होगी। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये है, इट इज अ सेमीकंडक्टर obtained after doping intrinsic semiconductor या प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को आप डोप कर दीजिए, जब डोपिंग कर लेंगे तो जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? पहले इतना लिखिए फिर आगे बात करेंगे। आगे समझिए। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया कि ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। सामने देखिएगा, टाइम मिलेगा लिखने का आगे, प्लीज समझिए। पहला टाइप इसमें कौन सा है? एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्लीज ध्यान देंगे, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? आपने फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट डाल दिया, जैसे फास्फोरस हो गया, वो भी फिफ्थ ग्रुप 15 ग्रुप एलिमेंट में ही आता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 5। सो सपोज करो आपने फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट डाला। इफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, फिफ्थ और 15th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप एलिमेंट इज डोप्ड, तो होगा क्या? देन in crystal lattice few silicon atoms are replaced with that element। कुछ सिलिकॉन एटम्स उस एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे आपने सिलिकॉन 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 फॉस्फोरस डाला तो P, सिलिकॉन ठीक है। अब सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। सिंस नंबर ऑफ electrons in outermost shell of 5th or 15th group element is 5। हाँ कि ना? Therefore 4 electrons will bond up with 4 silicon atoms and 1 electron after gaining little energy is free to move। हाँ कि ना? एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब वो बॉन्ड का नहीं है, तो जब ये अपनी जगह से हिलेगा तो ये पीछे होल नहीं छोड़ेगा। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी जगह से जब हिलेगा तो ये होल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। बॉन्ड वाला जो होता है वो पीछे होल छोड़ता है। मतलब इसी को एनर्जी लेवल डायग्राम की फॉर्म में करोगे। इन एनर्जी लेवल डायग्राम these free electrons are in an energy level very close to conduction band, and that level is called डोनर एनर्जी लेवल। क्योंकि जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास तो बहुत कम एनर्जी है, उनके पास तो बहुत कम है। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो ज्यादा एनर्जी होगी उसके कंपैरिजन में, बट बिल्कुल ज्यादा भी नहीं होगी, नहीं तो ये बिल्कुल फ्री होते। ये एटम के साथ तो बॉन्डेड है ना, तो कम एनर्जी होगी जितनी कंडक्शन में होनी चाहिए। सो यहां पे क्या होता है? आपके पास ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, 0 EV EC इंफिनिटी। आपके पास एक एनर्जी लेवल बन जाता है विच इज वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलते हैं?
डोनर, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डोनेट करना है, तो ये क्या कहलाता है, डोनर एनर्जी लेवल। तो वो जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस एनर्जी लेवल पे होते हैं, और ये गैप मात्र होता है अराउंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास, विच इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये पूरा था Eg। इस एनर्जी, इसको हम बोलते हैं, इस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। क्या ये बात समझ में आई? अब होता क्या है, जब एनर्जी आप सप्लाई करोगे, व्हेन एनर्जी is supplied, then electrons from donor energy level jump to conduction band। हाँ कि ना, उनको तो कम एनर्जी चाहिए ना, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए कंडक्शन में जाने के लिए, पर डोनर पे जो है उनको तो कम एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, डोनर वाले इलेक्ट्रॉन कहां कूदी मार लेंगे, कंडक्शन बैंड में, हाँ कि ना। एंड इफ वी सप्लाई मोर एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड jump to conduction band, leaving behind hole in valence band। leaving behind hole कहां पे, वैलेंस बैंड में। तो होगा क्या, आपके पास ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और यहां पे एनर्जी, ये कौन सा एनर्जी स्टेट है, डोनर एनर्जी स्टेट। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स जो डोनर एनर्जी लेवल के हैं वो कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नीचे से आए, एनर्जी ज्यादा आपने प्रोवाइड की, तो नीचे के इलेक्ट्रॉन्स भी ऊपर आ गए। अब आप नोटिस करो, ऊपर नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी कि नहीं होगी, नीचे होल्स कम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो इसमें हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स, इनको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स, होल क्या कहलाते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स। पिछले वाले में Ni और NH क्या थे, बराबर, इसमें Ne क्या है, ज्यादा है, बट Ne इंटू NH इसमें भी Ni स्क्वायर के बराबर रहेगा। Ni ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब खुद सोचो, कंडक्शन बैंड है, फ्री स्टेट है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो टक्कर भी मारेंगे आपस में। जब टक्कर मारेंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, वापस आ जाएंगे। अभी तक तो आपने सिर्फ ऊपर कूदना देखा है ना, वापस भी तो आ सकते हैं। अगर एनर्जी कम हो गई तो इसका मतलब वापस बाउंड हो गई, नहीं हो गए। तो होगा क्या, एक वक्त आएगा जब ऊपर जगह भर जाएगी, जगह भर जाएगी मतलब और इलेक्ट्रॉन की जगह ही नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो दूसरे से टक्कर मार के कोई और नीचे आ जाएगा। तो तब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, Ni। वो चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, वो कांस्टेंट रहती है। मतलब जब आप बात करोगे इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, बट Ni क्या रहेगा, सेम। मतलब अगर आप नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ा रहे हो तो नंबर डेंसिटी होल्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये और न्यूमेरिकल्स में इलैबोरेट करूंगा, इसका प्रूफ आप कॉलेज लेवल में पढ़ोगे कि ये क्यों होता है, एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ तब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये था आपका एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्लीज इसको तमीज से लिखिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक एनर्जी लेवल बन जाता है, इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। इसमें होता क्या है, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, मच ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
अब आ जाते हैं अगले पे, इसका नाम है, लिखना नहीं, टाइम दूंगा, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इफ impurity atoms या impurity is added is of third or 13th group। एक मिनट बेटा, सो थर्ड या 13th ग्रुप एलिमेंट्स डालोगे, इंप्योरिटी ऐड करोगे तो आपके पास बनता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पिछले में देखो, पिछले में हमने क्या किया था, 5th और 15th ग्रुप डाले थे। अब इसमें क्या होगा, इफ दीज impurities are added, then few silicon atoms are replaced by atoms of these elements, थर्ड या 13th ग्रुप के एलिमेंट्स के एटम्स, उनको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस। अब जब वो रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या, जब वो रिप्लेस करेंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, सपोज आपने डाल दिया एल्यूमिनियम, अब वो 3 के साथ तो बॉन्ड बना देगा, मतलब एक वैकेंसी उसके पास ऑलरेडी होगी। पिछले में क्या था, पिछले में आपके पास कुछ हुए थे तो फास्फोरस था जैसे, तो 5 इलेक्ट्रॉन से 4 ने बॉन्ड बना दिया था, 1 बच गया था, ठीक है, 4 ने बॉन्ड बना दिया था, 1 बच गया था। तो यहां पे क्या होगा, 3 बॉन्ड बनेंगे और एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मतलब सिंस dopant atoms have 3 electrons in outermost shell, therefore they make bond with 3 silicon atoms and 1 vacancy is created। एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ये वो एक वैकेंसी है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स को देखो, ये वैकेंसी क्रिएट हुई, बाउंड स्टेट में आपके पास एक होल आ गया। बाउंड स्टेट में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए, होल। तो यहां पे होल की कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बट ऐसे नहीं होगी, कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी। होल की कंडक्शन कैसी होती है, वर्चुअल मूवमेंट होती है। यहां का इलेक्ट्रॉन कूद के इधर जाएगा तो होल इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन कूद के इधर जाएगा तो होल इधर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए होगी ना, थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए होगी। देयरफॉर वी से दैट एन एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड very close to valence band and all the holes of third group element, third or 13th group elements are on that energy level। That level is called acceptor energy level। इसको हम नाम देते हैं
एक्सेप्टर, वो क्या था, डोनर। इसमें क्या होगा कि आपके पास ये है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड, एक एनर्जी लेवल बन गया वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। जो होल्स हैं वो यहां होते हैं, जो होल्स हैं वो यहां होते हैं। होगा क्या, अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स कूद के ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पे पहुंच जाएंगे, और आपके पास वैलेंस बैंड में फ्री होल्स हो गए। ये गैप भी कितना होता है, अराउंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी दोगे तो वो यहां कूद जाएंगे, और नीचे क्या बचेंगे, होल्स आ जाएंगे। तो इसमें आप क्या बोलते हो, इसमें बोलते हो व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जंप टू होल्स in acceptor energy level by providing more energy, electrons jump to conduction band। होगा कि नहीं, इसमें होगा क्या, therefore number of holes is much greater than number of electrons, क्योंकि होल्स दो वजह से आ रहे हैं, एक्सेप्टर में भी जा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं, तो नीचे होल्स ज्यादा बटेंगे, तो मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इस केस में किससे ज्यादा होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो होल्स को अब क्या बोलोगे, मेजॉरिटी कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलोगे, माइनॉरिटी कैरियर्स। होल्स को बोलोगे मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स को बोलोगे माइनॉरिटी, बट Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अभी भी होल्ड करेगा। तो चाहे आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, चाहे N टाइप सेमीकंडक्टर हो, चाहे P टाइप सेमीकंडक्टर हो, लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा होल्ड करेगा। इंट्रिंसिक में Ne NH बराबर होंगे, एक्सट्रिंसिक N टाइप में Ne ग्रेटर देन NH होगा, P टाइप में Ne लेस देन NH होगा, बट Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, इतना लिखो। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे। आगे ध्यान दीजिए, कुछ टर्म्स अब हम डिफाइन करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। पहली बात अगर हम बात करें एज अ होल, N टाइप की, P टाइप की, इंट्रिंसिक की, एज अ होल ऑल द थ्री आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दोबारा, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, चाहे ईदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर, ओवरऑल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बच्चे क्या कहते हैं, सर P टाइप का नाम P इसीलिए क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव नहीं है, P टाइप का नाम P इसीलिए है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मेजॉरिटी में है। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव अगर मेजॉरिटी में है तो ओवरऑल तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, बट ऐसा नहीं है, अभी बताता हूं कैसे। इसी तरह N टाइप का नाम, N टाइप नेगेटिव नहीं है। N टाइप क्यों नाम दिया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उसमें क्या है, मेजॉरिटी। उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या था, मेजॉरिटी, इसमें नेगेटिव चार्ज कौन है, मेजॉरिटी। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेजॉरिटी है तो ओवरऑल न्यूट्रल तो नहीं रहना चाहिए। अगर N टाइप की बात करूं तो N टाइप नेगेटिव मेजॉरिटी है तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, वो न्यूट्रल होता है। वो क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि जरा N टाइप पे देखो, समझना आसान रहता है P के कंपैरिजन में, फिर P पे भी समझाता हूं। ये फास्फोरस था, N टाइप मतलब ये पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री था। ओवरऑल फास्फोरस एटम तो न्यूट्रल होगा ना,
क्योंकि जितने उसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन भी तो हैं। नेगेटिव का मतलब कि फ्री टू मूव चार्ज नेगेटिव ज्यादा है। इसका मतलब यह नहीं है कि नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि फ्री टू मूव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा है। अब फ्री टू मूव पॉजिटिव चार्ज इसमें ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो प्रोटॉन जो है वो कहां है, न्यूक्लियस के अंदर, वो थोड़ी ना फ्री टू मूव है। सो ओवरऑल एटम सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट इज व्हाई वेदर इट्स एन एन टाइप और इट्स अ पी टाइप और इट्स एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एवरीवन इज व्हाट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पे बेस पूरी की पूरी डायोड खड़ी है। सो वेदर इट्स यू टॉक अबाउट इंट्रिंसिक और एन टाइप और पी टाइप, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस इज because for every atom number of electrons is equal to number of protons inside nucleus. So overall neutrality maintain रहती है। इसका मतलब अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं या पी टाइप की बात करूं, एन टाइप में अगर बात करता हूं तो ये जो पी होगा, ये जो फॉस्फोरस मैंने बनाया, ये फॉस्फोरस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डोनर एटम, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मूवमेंट के लिए। इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम। ओवरऑल न्यूट्रल है पर इसको कहेंगे डोनर एटम। और पी टाइप में ये जो आलू दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम जो मैंने बनाया, ये कहलाएगा एक्सेप्टर एटम। डोनर कौन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्टर कौन, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। मतलब जब ये फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये फॉस्फोरस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन। और आयन अपनी जगह से मूव नहीं करता। अगर हम बात करेंगे इस आलू की, ये आलू के पास इलेक्ट्रॉन आ गया दूसरे बॉन्ड से, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव, तो ये बनेगा नेगेटिव आयन। सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज मैंने बात करी एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये जो गोले के अंदर बनाया ये है आयंस, और बाहर जो माइनस बनाया ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहर जो अकेला माइनस बनाया ये है इलेक्ट्रॉन, ये मोबाइल कैरियर है, ये मूव करता है। और जो सर्कल के अंदर प्लस बनाया ये है कौन सा, डोनर एटम, माने ये है पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन क्या होता है, इमोबाइल, मूव नहीं करता। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर मैं पी टाइप की बात करूं, पी टाइप में ये पी टाइप को हम बनाते हैं ऐसे, गोले बनाओ, बीच में बनाओ नेगेटिव, बाहर बनाओ पॉजिटिव, ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल। पॉजिटिव जो अकेला लिखा ये है होल, ये है मोबाइल, मूव कर सकता है। जब होल घूम जाएगा, चला जाएगा, तो गोले के अंदर क्या बचेगा, कौन सा एटम, एक्सेप्टर एटम, विच इज नेगेटिव आयन। ये कौन है, इमोबाइल। और पॉजिटिव ये होल क्या था, मोबाइल। समझ में आई बात सबको, ऑनलाइन सबको क्लियर। सो ओवरऑल चाहे आप एन टाइप की बात करो चाहे पी टाइप की बात करो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया काम का। दूसरा पॉइंट काम का, एन टाइप सेमीकंडक्टर is preferred over p टाइप। n टाइप को p टाइप के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। क्यों प्रेफरेंस देते हैं,
ऐसा क्या है एन टाइप में? एन टाइप को पी टाइप के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स and mobility of electrons is more than holes because mass of hole is greater than mass of electron। बताया था कल आपको, रेस्ट मास ऑफ होल रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होगी तो इसमें कंडक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ये 2 पॉइंट समझ में है सब बच्चों को? ऑनलाइन सबको ये 2 पॉइंट्स क्लियर है बेटा? तीसरा पॉइंट, एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल कौन सा होता है? इट इज द एनर्जी लेवल where probability of finding electron is 1/2। ये कैसे? इसका क्या बड़े होके पढ़ोगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं। वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो उसके बिल्कुल मिडल में क्या होगा? फर्मी लेवल, उसके बिल्कुल मिडल में। तो फर्मी लेवल, अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक में फर्मी लेवल होता है, फर्मी लेवल इज इन द मिडल ऑफ टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। मतलब 0 EV EC इंफिनिटी, ये बिल्कुल मिडल में होगा फर्मी लेवल। इसका क्या काम है, क्या काम आ रहा है? इसको फर्मी ही क्यों बोला? बड़े होके सब पढ़ोगे, अभी सिर्फ नाम याद रखना है। फर्मी लेवल ये हो गया इंट्रिंसिक में। अगर हम ये होता एन टाइप में, एन टाइप में फर्मी लेवल इज इन द मिडल ऑफ डोनर एनर्जी लेवल एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये था आपका डोनर एनर्जी लेवल। यही पढ़ा था अभी। फर्मी लेवल इसके बिल्कुल मिडल में होगा। फर्मी लेवल इसके मिडल में होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पी टाइप में फर्मी लेवल इज इन द मिडल ऑफ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड टॉप ऑफ वैलेंस बैंड। जीरो EV EC इंफिनिटी, यहां होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। फर्मी लेवल इन दोनों के बीच में होगा, मतलब यहां पे। ये हो गया नीचे वैलेंस बैंड, ऊपर हो गया कंडक्शन बैंड। समझ में आया? तो क्या क्या पॉइंट्स है? पहला, एन टाइप हो, पी टाइप हो, कोई भी टाइप हो, एज अ होल दोनों के दोनों हमेशा क्या होंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
किसी भी एटम के पास किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। वो प्रोटॉन्स कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। फ्री टू मूव नहीं होते, बट फ्री वो होते हैं, उसके अंदर होते हैं। दूसरा पॉइंट, मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रेफर करते हो किसके कंपैरिजन में, पी टाइप सेमीकंडक्टर के। तीसरा पॉइंट, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल एक एनर्जी लेवल है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 1/2। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो बिल्कुल मिडल में होगा वैलेंस और कंडक्शन बैंड के। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोनर और कंडक्शन बैंड एन टाइप में, एक्सेप्टर और वैलेंस बैंड पी टाइप में, इसके बिल्कुल मिडल में। यहां तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी, अगर हमने बोला कि सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर्स काम करते हैं। एक चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा चार्ज कैरियर कौन है, होल। इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करते हैं, कंडक्शन बैंड में। होल्स कहां मूव करते हैं, वैलेंस बैंड में। यही बात की पूरी। दोनों के मूवमेंट की वजह से करंट आना चाहिए, दोनों की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो दोनों की मूवमेंट से कंडक्शन कैसे होगी वो देखिए। अगर हम कंडक्शन की बात करें सेमीकंडक्टर में, कोई भी अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ये एक सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं। आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, होल कहां मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा, हाँ कि ना। होल कौन होता है, पॉजिटिव होता है। जिस डायरेक्शन में होल मूव करता है उस डायरेक्शन में होल का करंट होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उससे उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का करंट होगा, हाँ कि ना। सो मतलब टोटल करंट कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। ये IE क्या है, करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। IH क्या है, करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। होल्स की मूवमेंट की वजह से जो करंट है उसको क्या बोल दिया, होल करंट। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो करंट है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है। अब आपको मालूम है I इज इक्वल टू ANEVD, याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब टोटल करंट होगा A नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस A नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, E ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, हाँ कि ना। इसमें कौन सी चीज क्या है, Ne है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH कौन है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। VE क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। VH क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है। ये होगा, क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, A कॉमन, E कॉमन, NeVe प्लस NHVH। A को नीचे ले जाओ, I/A क्या हो गया, ये करंट डेंसिटी, ये हो गया E इंटू NeVe प्लस NHVH। यहां तक कोई डाउट, रख लो संभाल के। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है मोबिलिटी का। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 2, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स होगा मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 3, और एक रिलेशन पढ़ा आपने, J इज इक्वल टू सिग्मा E, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
नंबर 4. सो 2, 3, 4 को एक नंबर में डाल दीजिए. सब्स्टिट्यूट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट इक्वेशन. क्या बनेगा? J की जगह डाला सिग्मा E इज इक्वल टू E इंटू एनी, वेलोसिटी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस NH म्यू H इंटू E. E कॉमन निकल के कट गया, सिग्मा का एक्सप्रेशन आया E इंटू एनी म्यू E प्लस NH म्यू H. ये आ गया कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर. अगर रेजिस्टिविटी निकालना हो वो होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो हो जाएगा 1 अपॉन E इंटू एनी म्यू E प्लस NH म्यू H. समझ में आई बात सबको? सबको क्लियर? इसी एक्सप्रेशन से निकलता है लास्ट पॉइंट, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे. इसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा कंडक्टिविटी पे? आप बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मोबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, E टाउ बाय m बनता है. हाँ कि ना? टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है. रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो मोबिलिटी कम होनी चाहिए. मोबिलिटी कम होनी चाहिए तो कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बट नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, देयरफॉर मोबिलिटी देयरफॉर सिग्मा ओवरऑल इंक्रीज होता है. क्या बोलोगे इंग्लिश में? इफ टेम्परेचर इज रेज्ड देन मोबिलिटी decreases but नंबर डेंसिटी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां जाएंगे? कंडक्शन बैंड में. बट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीज बाय मच ग्रेटर फैक्टर. Therefore, overall conductivity increases. कंडक्टर में नहीं होता ये. कंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है. इसमें उल्टा होता है. सो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस किसकी बढ़ती है? कंडक्टर्स की. इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे. मतलब इफ temperature is increased, temperature is raised, then resistance of semiconductor decreases. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या हो जाएगी? कम. कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है? बढ़ती है. इस आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूं. आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी. उसमें पढ़ा था अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अगर अल्फा पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस. अल्फा पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ गई. उसमें एक पॉइंट पढ़ा था फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स अल्फा इज नेगेटिव. तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होती है, वो यूं होती है. आई बात समझ? सबको क्लियर? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव. किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए. अगर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो उसके लिए अल्फा नेगेटिव होता है. अल्फा नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है. ठीक है? इसमें अगर मैं ग्राफिकली देखूं, ग्राफिकली कुछ ऐसा होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा. ग्राफिकली कुछ ऐसा होगा. कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि पहले ये टेम्परेचर केल्विन में ले रहा हूं. 0 केल्विन पे कोई कंडक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है, वो कहीं जा ही नहीं सकता. आपने टेम्परेचर बढ़ाया, धीरे 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 बिल्कुल 70-80 केल्विन तक तो कुछ नहीं होगा.
उसके बाद धीरे धीरे कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। 70-80 केल्विन के बाद इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आएगी कि वो वैलेंस बैंड से कूद के कहां जा सके, कंडक्शन बैंड में। आपने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक वक्त आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये कांस्टेंट क्यों हो गई, इक्विलिब्रियम क्यों अटेन हो गया, ये इक्विलिब्रियम इसीलिए अटेन हुआ, जगह भर गई ऊपर। मतलब इस सेक्शन ऑफ द ग्राफ का मतलब क्या हुआ, इस सेक्शन ऑफ द ग्राफ का मतलब है रेट ऑफ जनरेशन ग्रेटर है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। RG का मतलब रेट ऑफ जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। RR का मतलब है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके ऊपर जाते हैं, ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, कोलिजन्स भी तो होंगे, कोलिजन होंगे तो वो अपनी एनर्जी लूज करके वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वापस आने को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो शुरुआत में जब ऊपर जगह खाली है तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, बहुत कम वापस आएंगे। बट एक वक्त क्या आएगा, ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक वक्त क्या होगा, जितने ऊपर हो गए एक मैक्सिमम लिमिट आ गई, अब 10 ऊपर गए तो 10 वापस भी आ गए। तो इस सेक्शन ऑफ द ग्राफ में क्या हुआ, ये कांस्टेंसी क्यों अक्वायर होती है, ये अक्वायर इसलिए होती है रेट ऑफ जनरेशन यहां बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो हमने बनाया ये था इंट्रिंसिक के लिए, यही बना देता हूं एक्सट्रिंसिक के लिए भी। अगर मैं एक्सट्रिंसिक के लिए बनाता हूं तो ग्राफ सेम बनता है, बट थुचुक सा फर्क आता है, वो ये कि ये 20-30 केल्विन पे ऊपर उठना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो चाहिए कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए। इंट्रिंसिक में कितनी चाहिए, बैंड गैप के बराबर। एक्सट्रिंसिक में कितनी चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी, तभी वो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ, क्लियर है सबको, ऑनलाइन सबको समझ में आ गया बेटा? जितना आज अभी तक मैंने बताया है, इतने कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं इसमें, इतने रीजनिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या सोच भी नहीं सकते। तो ध्यान से एक एक अक्षर को दोबारा सुनिएगा, रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसको दोबारा सुनिएगा, 2 बार 3 बार सुनिएगा, ताकि एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। और लिखना तो जरूर है ही है, लिखोगे तब चीज याद होगी। आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना लिखने की, आप नहीं लिखोगे चीजें याद नहीं रहेंगी, दिमाग में रिटेन नहीं रहेगी। आप खुद सोचो मेरी बात, आपने कोई बात सुनी, वो भूल गए, 2 मिनट लगते हैं। आप पढ़ते हो, टीवी देखते देखते कई बार पढ़ रहे होते हो, आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। चाहे टीवी चला लो, अगर आप पढ़ भी रहे हो, आप लिख भी रहे हो, कहते हैं ना मैथ्स हो जाती है टीवी देखते देखते, वो क्यों होती है, क्योंकि आप लिखते हो। मैथ्स भी अगर रीड करोगे वो भी नहीं होगी। सो जितना लिखोगे उतना दिमाग में रिटेन रहेगा, आप लिखोगे नहीं दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। थोड़ी देर का खेल होता है, सब उड़ जाता है, पर जब तक आप जितना आपने पढ़ा, आपने कुछ मेरी बात सुनी, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, आपने सुना, कोई और पढ़ा रहा है, आपने सुना, आप लिखोगे तो उसको लिए आपको ध्यान तो देना पड़ेगा ना। जब आप लिखोगे तो ध्यान जाएगा अच्छे से, तब आपकी कंसंट्रेशन उस पर बैठेगी। तो चाहे थ्योरी हो, बच्चे कहते हैं सर थ्योरी याद कर ली, अरे याद नहीं करनी होती, वो याद तभी होगी, अंदर तब बैठेगी जब आप उसे लिखोगे। लिखोगे तब वो समझ में आएगी। सो मोटो सिर्फ एक ही है, लिखो। जितना काला कर सकते हो कॉपी को उतना करो, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, यहां तक पहले लिखो, फिर हम आगे चलते हैं।